के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मा के प्रभाव। क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था, हम लोग पढ़े थे कि ऊष्मा संचरण की जो है कितनी विधियाँ होती है, 3 विधियाँ होती है, उसको हम लोग देखे थे। जिसमें से जो है पहला जो था वो क्या था स्टूडेंट्स? वो था चालन। क्या था? चालन। और चालन जो है, ये चालन विधि जो है किसके लिए जो है कारगर होता है? चालन विधि से किस में जो है ऊष्मा का जो है प्रवाह होता है स्टूडेंट? तो वो होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। और दूसरा हम लोग देखे थे स्टूडेंट संवहन। क्या देखे थे? संवहन। ठीक है ना। तो संवहन में हम लोग देखे थे स्टूडेंट, संवहन में जो है, संवहन के द्वारा जो है किस में जो है ऊष्मा का जो है संचरण होता है? तो वो होता है स्टूडेंट्स गैस में, गैस है और इसके अलावा जो है द्रव है। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखे थे स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था तीसरे में जो है विकिरण विधि। विकिरण विधि के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स? ऊष्मा जो है ना, औरक्त विकिरणों के माध्यम से क्या होती है, ये जो है पहुंचती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा था ये 3 चीज़ें जो है हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ऊष्मा के क्या है ना, क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है एक क्रियाकलाप जो है छूट गया था, तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, क्रियाकलाप में जो है इसमें आपको जो है 3 बर्तन दिया हुआ है। ठीक है, एक है सफ़ेद चमकीला बर्तन और एक काले रंग का बर्तन है और तीसरा जो है मिट्टी का बर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको क्या कर देना है? पानी भर देना है तीनों में। और पानी भरने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको जो है ना, इसको पानी भरने के बाद आप क्या करना है? तीनों बर्तन को जो है धूप में रख देना है। और धूप में रखने कुछ समय तक रखने के पश्चात स्टूडेंट्स हमको क्या करना है? थर्मामीटर की सहायता से इनकी जो ताप है उनको हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? नोट करना है। और नोट करने के बाद जो हमको यहाँ पर ये बताना है कि किस बर्तन का जो तापमान जो है सबसे अधिक होगा और किसका जो है सबसे कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो बातें हैं, ये जो है ना, किसका जो है तापमान अधिक होगा और किसका कम होगा, ये जो बातें हैं ये 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये है ना, पहला है ना, यहाँ पर समझते हैं हम लोग, जो पहला तो ये है कि वस्तु के ताप पर, किस पर स्टूडेंट्स? वस्तु के ताप पर। दूसरा जो है वस्तु के रंग और उसकी सतह की प्रकृति पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर किसी भी वस्तु का तापमान क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु जो है क्या होगा, उतना ही ज़्यादा जो है ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषक होगा, और उसमें जो है ऊष्मा जो है उतनी ज़्यादा क्या होगी, अवशोषित होगी। ठीक है, और यदि वस्तु का ताप कम है तो उसमें जो है ऊष्मा का अवशोषण भी क्या होगा, कम होगा। इसी कारण से तो वस्तु का ताप क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना? अगर ऊष्मा का अवशोषण कम हुआ है तो वस्तु का ताप कम होगा, और यदि ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा हुआ है तो उस वस्तु का ताप जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उसी प्रकार से यदि वस्तु के रंग की बात करते हैं, तो वस्तु अगर काला रंग है, जो उसमें क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं, मतलब गाढ़ा रंग का जो रहता है ना स्टूडेंट्स, डार्क है ना, जो मतलब गाढ़े रंग का जो भी रंग रहता है वो क्या करता है, ऊष्मा का जो है अच्छा अवशोषक होता है। और यदि जो है फीका रहता है रंग जो है, तो क्या होता है, ऊष्मा का जो है अच्छा अवशोषक नहीं होता। ठीक है, समझ पा रहे हो? और वैसे हम प्रकृति की बात करते हैं, तो किसी भी पदार्थ की प्रकृति, अगर जो है कोई भी वस्तु है, अगर वो खुरदुरा है या फिर चमकदार है, खुरदुरा है तो क्या होगा, वो जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा, और चमकदार है तो कम अवशोषित करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो अगर हम तीनों जो है यहाँ पर तीनों बर्तन की बात करते हैं, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा गर्म कौन होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा गर्म जो होगा वो काले रंग का बर्तन होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये जो है मिट्टी का बर्तन होगा। और तीसरे नंबर पर जो है मतलब इसमें जो है ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, इसमें जो है ज़्यादा अवशोषित होगी। उसके बाद मिट्टी में, उसके बाद सफ़ेद चमकीला बर्तन में। ठीक है ना। अब अगर हम जो है उत्सर्जन की बात करते हैं, उत्सर्जन की मतलब कौन सबसे पहले जो है ठंडा होगा, तो यहाँ पर जो है ये सफ़ेद चमकीला बर्तन जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। उसके बाद मिट्टी का बर्तन, और उसके बाद जो है ये काले रंग का बर्तन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक? तो ये ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं ऊष्मा के प्रभाव। तो अब हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है ना, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव जो है आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है ऊष्मा के प्रभाव, है ना। तो हम जो है, एक तो पहली बात तो ये है कि हम जो है ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को हम क्या नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, है ना। केवल हम क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं वस्तु को छू करके। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होता है, हम किसी वस्तु को जो है ऊष्मा देते हैं, तो जैसे जैसे ऊष्मा को क्या करता है, जितना ज़्यादा अवशोषित करता है, उसका ताप क्या होने लगता है स्टूडेंट्स, बढ़ने लगता है। और हो सकता है उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही अगर ताप बढ़ता है तो उसमें उसके पदार्थ में क्या हो सकता है, प्रसार भी हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो पदार्थ की अवस्था में जो है क्या होता है, ये परिवर्तन भी संभव होता है। जैसे कि क्या हो गया, जैसे कोई द्रव है वो किस में बदल गई, वो जो है वाष्प में बदल गई, ऐसा। तो अवस्था में भी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ऊष्मा के कारण जो है अवस्था में परिवर्तन भी
हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा के प्रभाव। तो ऊष्मा के कारण से क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ती है तो ताप में वृद्धि होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, ताप में वृद्धि होती है। तो है ना, ताप में वृद्धि होती है। आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं पर क्या होती है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा जो है ऊष्मा जो है बढ़ती है, ठीक है ना, अगर जैसे कि हम धूप की बात करते हैं, धूप में जो है जैसे कि लोहे की कोई छड़ है या फिर बेच है, उसको हम रख दिए, या फिर लकड़ी के बेच है ना, तो इसको हम जब कहाँ पर रखते हैं, हम जो है धूप में रख देते हैं। धूप में रखते हैं तो ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है गर्म हो जाते हैं ना, तो ऊष्मा के कारण ही तो गर्म होते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया ना, कि किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है और उसका ताप जो है बढ़ जाता है। तो जब क्या होता है, जब कोई भी वस्तु क्या करती है, वो जो है ऊष्मा को अगर क्या करती है, अवशोषित करती है, तो लगातार उसका ताप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और इसी प्रकार से जो है जब ये क्या करती है, वो अगर ऊष्मा को जो है उत्सर्जित करती है, मतलब त्यागती है, तो क्या होने लगता है, वस्तु का ताप क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो इस प्रकार से ताप में वृद्धि भी होती है ऊष्मा के कारण से ही, और ताप में जो है कमी भी किसके कारण से होती है, ऊष्मा के उत्सर्जन के कारण से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जो है अलग अलग पदार्थ, जैसे कि हम क्या कर लिए, हम जो है समान द्रव्यमान की क्या करते हैं, अलग अलग जो है पदार्थ लेते हैं ना, अलग अलग पदार्थों से बनी जो है सामान लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर जो है लोहे से बनी है, ये पदार्थ, ये वस्तु जो है लोहे से बनी है, और ये जो है वस्तु जो है तांबे से बनी है। ठीक है, अब दोनों का द्रव्यमान क्या है स्टूडेंट, समान है। ठीक है ना, दोनों का द्रव्यमान क्या है स्टूडेंट्स, दोनों का द्रव्यमान जो है समान है। अब हम दोनों को क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को जो है समान ताप में हम लाना चाहते हैं कि ये जितना गर्म होगा उतना ये भी गर्म हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इनको जो है भिन्न भिन्न जो है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो है अगर द्रव्यमान समान है और दोनों पदार्थ अलग अलग हैं, और लेकिन द्रव्यमान समान है, तो दोनों का तापमान बढ़ाने के लिए हमको जो है, हम इनको समान ऊष्मा देंगे, तभी जो है दोनों का जो है क्या होगा, ताप जो है समान होगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, अलग अलग पदार्थों का जो है, अलग अलग पदार्थों का है ना, अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, और उनमें जो है अगर हम समान द्रव्यमान की में क्या करते हैं, उनका जो समान द्रव्यमान होता है, उनको अगर हम समान ताप पर लाना चाहते हैं, तो हमको जो है भिन्न भिन्न ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जो है अवशोषण की क्षमता क्या होती है, ऊष्मा अवशोषण की क्षमता या फिर ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। स्टूडेंट समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे स्टूडेंट्स कि वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु अगर ऊष्मा ले रहा है ना, या फिर दे रहा है, तो किन किन बातों पर निर्भर करती है ऊष्मा का लेना और देना किसी वस्तु के द्वारा। तो पहला तो होता है स्टूडेंट, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, वस्तु के द्रव्यमान पर। यहाँ पर होता है Q प्रोपोर्शनल M, है ना। अब ये क्या दर्शाता है, ये जो है Q समानुपात M को दर्शाता है। ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये अल्फा टाइप का दिख रहा है ना आपको, Q ऐसा, थोड़ा सा एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, है ना। हाँ ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है Q प्रोपोर्शनल M, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है ये समानुपात का जो है, समानुपात का क्या है, हिंदी में बोले तो समानुपात, इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो Q समानुपात M, तो ये क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर दर्शाता है कि जैसे जैसे क्या होता है, हमको जो है द्रव्यमान बढ़ता है, तो हमको जो है उसी के अनुरूप क्या चाहिए, जितना जो है इधर द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ही हमको जो है ऊष्मा की जो है अधिक जो है क्या होगी, आवश्यकता होगी, है ना, गर्म करने के लिए। समझ में आ रहा है, समझ में आया स्टूडेंट्स, मतलब हमको उतना ही ऊष्मा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा तो हमको उसको अगर गर्म करना है तो हमको जो है उतना ही क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको जो है ऊष्मा देना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये समीकरण हम इसको फर्स्ट दे देंगे कि वस्तु के द्रव्यमान जो है, वस्तु के द्रव्यमान M जो है किस पर निर्भर करता है, ये जो है मतलब वस्तु द्वारा ली गई और दी गई जो ऊष्मा जो है वो जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमको जो है उनको जो है ज़्यादा जो है क्या होगा, ऊष्मा देना पड़ेगा गर्म करने के लिए। या फिर वो जो है अगर वस्तु का द्रव्यमान जो है कम है तो उसको जो है मतलब कम जो है क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है, मतलब वस्तु द्वारा ली गई और दी गई जो ऊष्मा जो है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर वस्तु का ताप जो है, देखिए यहाँ पर Q है ना, Q समानुपात डेल टी, Q समानुपात डेल टी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ली गई या फिर दी गई जो ऊष्मा जो है वो जो है वस्तु के ताप में, ये डेल जो है डेल टी लिखा है, ये डेल दर्शाता है कि ये टी जो है टेम्परेचर है, ताप है ना, ये डेल दर्शाता है कि ताप में क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ताप में क्या हो रहा है, यहाँ पर ताप में परिवर्तन हो चुका है या हो रहा है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो
ये जो रहता है वस्तु के द्वारा ली गई या फिर दी गई जो ऊष्मा होती है वो वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे वस्तु के ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा, है ना। तो जितना परिवर्तन होगा उतना ही हमको जो है वस्तु का क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा जो है, ऊष्मा वहाँ पर हमको अगर उसको गर्म करना है तो उतना ही वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा, या फिर, है ना, समझ पा रहे हैं, उतना ही ऊष्मा क्या होगा, अवशोषित होगी वहाँ पर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो है प्रपोजनल दर्शाता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम Q प्रपोजनल M ही लिखे थे, है ना। तो ये जो समानुपात का ये जो चिन्ह है ये वाला, ये दर्शाता है कि अगर एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसमें जो है ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो हमको जो है अगर उसको उसकी ताप में वृद्धि करनी है तो हमको ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर द्रव्यमान कम है, मास कम है, M है ना, किसी पदार्थ का मास कम है, द्रव्यमान, तो इसमें जो है कम ऊष्मा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है ना, उनको उनकी ताप में वृद्धि करने के लिए। समझ में आया। मतलब प्रपोजनल जो है समानुपात का जो चिन्ह है वो ये दर्शाता है स्टूडेंट, जैसे कि अगर हम प्रकृति की बात करें तो अगर बारिश क्या हो रही है, बारिश जो है, बारिश अगर अच्छे से हो रही है तो फसल जो होगा, फसल का उत्पादन जो होगा क्या होगा, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। और बारिश अगर कम होगी तो फसल का उत्पादन भी क्या होगा, गिरेगा। तो सेम ऐसा ही संबंध ये जो समानुपात होता है वो दर्शाता है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा घट रहा है, पहला घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स। हाँ, उसके बाद जो तीसरा जो है कि किसी भी वस्तु के द्वारा, है ना, ली गई और दी गई ऊष्मा जो है, तीसरा जो निर्भर करता है वो वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर कहने का मतलब है जैसे कि या मिट्टी, है ना, मिट्टी की प्रकृति अलग होगी और लोहे की प्रकृति क्या होगी स्टूडेंट्स, है ना, लोहे की प्रकृति क्या होगी, अलग होगी। तो अलग अलग क्या होता है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि मिट्टी जो है जल्दी गर्म हो जाता है, हाँ मतलब सॉरी, लोहा जल्दी गर्म हो जाता है और मिट्टी उसके बजाय उसकी तुलना में जो है थोड़ा लेट से क्या होगी, गर्म होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस पदार्थ से बना है। ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी है। ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है ये समीकरण 1 दे दिए थे, यहाँ पर जो है Q प्रपोजनल M, ये समीकरण 1, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है समीकरण 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस साइड क्या है, इस साइड भी Q है, इस साइड भी क्या है, Q है। तो ये जो है यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, सेम है। तो हम दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मिला करके लिख सकते हैं। इसी कारण से हम क्या कर दिए, Q प्रपोजनल, है ना, M इंटू डेल T। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। मतलब Q प्रपोजनल M इंटू टी डेल T क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर Q जो है ना, समीकरण जैसे हम समीकरण की बात करते हैं सेम वैसा ही है कि दोनों साइड क्या है, Q है, Q प्रपोजनल M और Q प्रपोजनल T। तो उसको हम दोनों को मिला करके केवल एक Q लिख दिए, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और Q प्रपोजनल M इंटू डेल T। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब होता क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो प्रपोजनल वाला चिन्ह है ये, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ से हटाएंगे। और जब भी समानुपाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक, है ना। तो ये समानुपाती, मतलब समानुपाती नियतांक नहीं, सॉरी, समानुपाती चिन्ह है। तो ये जब समानुपाती चिन्ह को हम हटाते हैं तो वहाँ पर हमको जो है एक नियतांक लगाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखिए Q प्रपोजनल M इंटू डेल T, है ना, ये है। तो जब यहाँ से हम जो है ये प्रपोजनल को हटाएंगे, है ना, समानुपाती चिन्ह को, तो यहाँ पर आएगा Q, है ना, Q बराबर, अब यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, किसको, ये प्रपोजनल चिन्ह को, तो उसके स्थान पर हमको एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक नियतांक लगा देते हैं S, क्या लगा देते हैं स्टूडेंट्स, S। तो यहाँ पर बीच में लिख दिए हैं, ठीक है, जैसे कि S इंटू M इंटू डेल T। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, ये जो है T है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक नियतांक लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, समानुपाती नियतांक। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो समानुपाती नियतांक जो है, ये समझ में आया, समानुपाती नियतांक लगाना पड़ता है हमको समानुपाती चिन्हों को हटाने के लिए। तो यहाँ पर जो एज जो है, एक क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान जो है वस्तु की क्या, किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है स्टूडेंट्स। और इसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो है है ना, जो वस्तु के पदार्थ की जो है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से तो हम इसको एस से दर्शा रहे हैं, एस मतलब स्पेशल, ठीक है, विशिष्ट, ठीक है। तो ये जो समानुपातिक नियतांक है, इसको हम बोलते हैं वस्तु के पदार्थ की जो है विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसका जो है मात्रक ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे कि जो है Q बराबर क्या है स्टूडेंट्स, Q बराबर जो है, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से। तो Q बराबर क्या है, Q बराबर M इंटू S इंटू डेल
टी, ठीक है, ऐसा है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको जो है, अगर हमको जो है किसका मान निकालना है, एस का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ एस है, अब ये एम है और डेल टी जो है क्या है, गुणा में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है क्यू अपन क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल टी, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है ना, हम पक्षांतर कर दिए तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मात्रक जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है एस क्या है, यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, तो क्यू को हम किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है जूल, क्या होता है स्टूडेंट, जूल होता है, ओके होता है ना। उसके बाद एम मतलब मास, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है मतलब किलोग्राम होता है, ठीक है, तो ये किलोग्राम हो गया। उसके बाद जो है ये डेल टी, ये जो है डेल टी किसको दर्शा रहा है, जो है ताप में परिवर्तन को, ताप को हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री सेल्सियस से, किससे दर्शाते हैं, डिग्री सेल्सियस से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको जो है मात्रक प्राप्त हो गया कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ओके, समझ में आया ना। तो ये जो है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये जो है विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है और आता भी है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके आप जो है चिन्ह लगा लेना, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, कैसे आया, समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, इसका एसआई मात्रक है, ठीक है, याद रखना इसको। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है, विशिष्ट ऊष्माधारिता यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है ना, क्या होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, उसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम जो है इकाई लेंगे, क्या लेंगे, किसी भी पदार्थ की जो है, अब हम कोई एक है ना, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है, विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। कहने का मतलब ये है कि आप क्या कर लिए स्टूडेंट, जैसे 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, क्या है 1 किलोग्राम पदार्थ है, अब इस 1 किलोग्राम है ना, इस 1 किलोग्राम पदार्थ में 1 ग्राम होगा, इसका एकांक इकाई क्या होगा, 1 ग्राम होगा, ठीक है। अब इस 1 ग्राम में क्या कर सके आप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर सके, ताप को जो है उस 1 ग्राम पदार्थ का जो है का ताप जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अब अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो बढ़ाने के लिए जितनी जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। समझ में आया स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है यहाँ तक। कहने का मतलब ये है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर है ना, वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। कहने का मतलब ये है, एक बार और समझ लीजिए, है ना, जैसे कि ये जो है क्या है, 1 किलोग्राम क्या है यहाँ पर, ये जो है 1 किलोग्राम क्या है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, लोहा ही ले लीजिए। अब इसका जो हम 1 इकाई यहाँ पर क्या करते हैं, एक इकाई लेते हैं, तो इकाई क्या होगा, इसका जो है 1 ग्राम होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अगर हम जो है लोहा की बात करते हैं, तो 1 ग्राम लोहे का तापमान है ना, ये जो पदार्थ है लोहा है, इसके 1 ग्राम लोहे का तापमान, क्योंकि ये इकाई 1 ग्राम होगा, ठीक है ना, उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो इस इकाई का जो तापमान जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स, वही क्या कहलाता है, उस पदार्थ का जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स आगे, तो क्या होता है, किसी पदार्थ की जो है क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होती है वो वस्तु क्या होता है, उतना ही देर से जो है गर्म होता है और उतना ही देर से क्या होती है, वो ठंडी होती है। जैसे कि हम जल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जल जो है क्या होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण से क्या होता है, जल जो है थोड़ा लेट से गर्म भी होता है ना, गर्म भी होता है तो थोड़ा लेट से गर्म होता है, और ठंडा भी होता है तो थोड़े लेट से ही ठंडे होते हैं। इसी कारण से हम सेकाई के लिए किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स, जल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जल का, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है स्टूडेंट्स, ज़्यादा होती है। ओके, समझ में आया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समझते हैं कि अब जैसे कि कहीं पर वेल्डिंग दुकान है, क्या है स्टूडेंट्स, वेल्डिंग दुकान, ठीक है। अब वेल्डिंग दुकान के पास जाएंगे तो वहाँ से पर देखना, जब वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग करते रहता है तो वहाँ से चिंगारी क्या होती है, लगातार निकलती रहती है, और चिंगारी निकल करके क्या होती है स्टूडेंट्स, वो जो है
कई बार तो शरीर में पड़ भी जाती है ना, शरीर में पड़ती है, कई बार पड़ती रहती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो है हाथ पैर या कोई भी चीज़ इतना जल्दी जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो जो चिंगारी है उसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब उसका जो है चिंगारी का द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, वो जो है द्रव्यमान जो है बहुत कम होता है। और यहीं पर यदि उसका द्रव्यमान क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, है ना, उस चिंगारी का द्रव्यमान अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, वो जो है जलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो है यहाँ पर उसी चीज़ को तो हम लोग देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखे हैं कि जो ऊष्मा जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि यदि जो चिंगारी है उसका द्रव्यमान क्या रहता, ज़्यादा रहता, तो क्या होती, वहाँ पर ऊष्मा जो है ज़्यादा अवशोषित कर ली रहती। तो इस कारण से हमको जो है हाथ पैर में पड़ता तो क्या हो जाता, जल सकता था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका एम जो है, मास जो है, द्रव्यमान जो है क्या होता है, कम होता है। इसी कारण से जो है जलती नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक? तो क्लियर है ना? विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता वही है ना, विशिष्ट ऊष्मा बोले या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता एक ही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग देखते हैं ऊष्माधारिता। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्मा देख रहे थे अभी तक, अब हम देखेंगे क्या, ऊष्माधारिता। तो स्टूडेंट्स ऊष्माधारिता जो है, ऊष्माधारिता क्या है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है 2 नंबर में आते हैं। कितने नंबर में स्टूडेंट्स? 2 नंबर में। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स ऊष्माधारिता क्या है। ठीक है, हीट कैपेसिटी। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। ठीक है, क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो क्या करती है, किसी संपूर्ण, है ना, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। अब यहाँ पर समझ लीजिए ऊष्माधारिता, जैसे कि ये जो है एक क्या है, वस्तु है। ठीक है ना, ये जो है वस्तु है। अब इस वस्तु का मान लीजिए संपूर्ण द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम है। ठीक है ना, 1 किलोग्राम है। तो इस वस्तु के 1 किलोग्राम का तापमान जो है केवल और केवल कितना बढ़ाना है आपको? 1 सेंटीग्रेड। ठीक है ना, किस वस्तु के संपूर्ण, है ना, ऊष्मा जो है, ये जो है कहने का मतलब ये है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, ऊष्माधारिता कहलाती है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम कोई वस्तु है। ठीक है, अब इसके संपूर्ण द्रव्यमान का ताप, मतलब ये जो है पूरा 1 किलोग्राम का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो है जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ऊष्माधारिता। क्या बोलेंगे? ऊष्माधारिता। अब इससे पहले आप, हो सकता है आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, इससे पहले जो हम लोग देखे थे क्या, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग दोनों का तुलना करके देखते हैं। ये जो है क्या है, ये भी 1 किलोग्राम लोहा है और ये भी क्या है स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम लोहा है। ठीक है ना, तो इस 1 किलोग्राम लोहा और ये भी 1 किलोग्राम लोहा है। तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा और हम जो है ऊष्माधारिता दोनों को समझते हैं। विशिष्ट ऊष्मा में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, इसकी इकाई लेंगे हम, क्या लेंगे? इकाई लेंगे। और उस इकाई का तापमान जो है किसी वस्तु की, है ना, एकांक इकाई, है ना, एकांक इकाई द्रव्यमान का ताप जो है ना, कि किसी वस्तु की एकांक इकाई द्रव्यमान का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो है जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ऊष्माधारिता कहने का मतलब है किसी वस्तु के, यहाँ पर संपूर्ण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इकाई की बात किए थे, क्या किए थे? इकाई की बात किए थे। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? संपूर्ण, है ना, किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप जो है 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो है जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस वस्तु का जो है ऊष्माधारिता क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? उस पदार्थ के क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में क्या अंतर है। हम विशिष्ट ऊष्मा में जो है किसी इकाई की बात करते हैं, एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान होता है उसकी बात करते हैं, है ना, एकांक द्रव्यमान की बात करते हैं। और हम जो है इसमें जो है संपूर्ण वस्तु की जो है, संपूर्ण वस्तु के द्रव्यमान की बात करते हैं। ठीक है ना, संपूर्ण वस्तु के जो है, मतलब वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का जो तापमान रहता है उसको 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम उस वस्तु की क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंतर समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स, यदि वस्तु का द्रव्यमान m और विशिष्ट ऊष्मा s है तब ऊष्माधारिता क्या होगी। ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, मान लीजिए m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा जो है क्या है? s है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऊष्माधारिता क्या होगी। तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स? द्रव्यमान गुणित क्या होगा? द्रव्यमान गुणित क्या होगा स्टूडेंट्स?
द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, क्या होगा, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द्रव्यमान गुणित, द्रव्यमान को हम किससे जो है डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, एम से। एम मतलब मास, विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेशल है ना, तो एस से दर्शाते हैं, इसलिए एम इंटू एस। ऊष्माधारिता बराबर क्या होगा, ऊष्माधारिता है ना, ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ऊष्माधारिता, ठीक है, तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, एम इंटू एस, जहाँ एम क्या है, द्रव्यमान है, और एस क्या है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एम जो है क्या है, एम जो है द्रव्यमान है, ठीक है ना, अब द्रव्यमान हो गया, ठीक है, एम क्या हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ समझिए, एम का जो है द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान हो गया, एम है ना, मास जो है, सॉरी पेन ठीक से नहीं चल पा रही है ना, तो यहाँ पर समझ लीजिए एम जो है क्या है, ऊष्माधारिता की जो इकाई जो होती है जूल प्रति सेंटीग्रेड होती है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग ऊष्मा, जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे विशिष्ट ऊष्मा की जो है वो इकाई जो है क्या होती है, वो हम लोग देखे थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये है जूल प्रति किलोग्राम, है ना, जूल प्रति किलोग्राम क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता की जो है ये देखे थे, जूल है ना, जूल प्रति किलोग्राम है ना, और डिग्री सेल्सियस ऐसा देखे थे। अब ये तो विशिष्ट ऊष्मा का जो है क्या है, इकाई है। अब यहाँ पर जो है एम इंटू एस है, तो एस का मान जो है ये है, समझ में आ रहा है ना, एस का मान क्या है, ये है। और यहाँ पर हम एम की बात करते हैं, तो एम है ना, तो एम जो है मतलब मास, तो द्रव्यमान को किससे हम जो है, द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किलोग्राम, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, ये जो है किलोग्राम ऊपर में भी और नीचे में भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, केवल और केवल जे बटा सी सेंटीग्रेड, है ना, मतलब जूल प्रति सेंटीग्रेड। तो इसी कारण से जूल प्रति सेंटीग्रेड ये जो है इसकी क्या है स्टूडेंट्स, ऊष्माधारिता की इकाई है। समझ में आया यहाँ तक? ओके, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ऊष्मी, है ना, उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स ऊष्मी प्रसार। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, ऊष्मी प्रसार। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस जो है इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, और हो सकता है न्यूमेरिकल पार्ट है तो आपको भी उतने अच्छे से जो है समझ में, है ना, हो सकता है आगे जब और आगे मैं पढ़ाऊँ तो आपके दिमाग से ऊपर से जाने लगे, है ना। तो इस कारण से स्टूडेंट्स आज जो है हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम क्या करेंगे, जो है ऊष्मी प्रसार को क्या करेंगे, समझेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगर कोई भी चीज़ जो है समझ में अगर नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर जो है कमेंट करके आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है मैं चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो है नोट्स अवेलेबल करा चुका हूँ। आप लोग जो है बिल्कुल कॉपी बना लेंगे और आप मुझे जो है फ़ोटो खींच करके भेजेंगे, ताकि मैं देख सकूँ कि आप जो है कॉपी जो है नोट्स बनाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।